नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। सरोकार में बात आज उस गरीबी की जो हमारे देश की शान में एक काला धब्बा है। एक तरफ देश में प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ रही है तो दूसरी तरफ सामाजिक सूचकांक का ग्राफ उतनी ही तेजी से फिसलता जा रहा है। 20 साल पहले हम दक्षिण एशियाई देशों के मुकाबले में दूसरे पायदान पर थे, लेकिन आज दूसरे सबसे पिछड़े देश बनते चले जा रहे हैं। हालत यह है कि सामाजिक सूचकांक में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पिछड़ गए हैं। दुनिया की 1/4 गरीब आबादी आज सिर्फ भारत में रहती है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तकरीबन 21 करोड़ लोग भूखग्रस्त हैं। और एक ऑस्ट्रेलियाई संगठन वॉक फ्री के मुताबिक भले ही भारत के गुलामी के खिलाफ बड़े अच्छे कानून बने हैं, लेकिन देश के करीब 1,40,00,000 लोग आज भी गुलाम किसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। ये गुलामी अलग अलग तरह की है, जैसे कि कर्ज लेकर बंधुआ मजदूरी करना, जबरन विवाह कराना, मानव तस्करी आदि। यही नहीं, यूनेस्को की एक ताज़ा रिपोर्ट भी आई है जो ये बताती है कि गरीबी और अवसर की कमी की वजह से आज खुद अपने ही देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्रवासी हो गए हैं। मुद्दा ये है कि हम 66 साल में भारत का निर्माण कैसा कर पाए हैं। देखते हैं आज चर्चा में क्या निकलता है। और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं संतोष मेहरोत्रा, जो कि डायरेक्टर जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च में हैं, और आप यूएनडीपी और यूनिसेफ में भी अपना योगदान दे चुके हैं, इसलिए आपसे उन तमाम मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे जो बार बार यूनिसेफ की रिपोर्ट के जरिए हम, आप और मीडिया वाले बहुत सारे लोग उठाया करते हैं। इसके अलावा आप सोशल और रूरल डेवलपमेंट पर योजना आयोग के सलाहकार के तौर पर भी काम कर चुके हैं। आपसे पूछेंगे इन तमाम सवालों के बारे में। हमारे साथ इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में सीनियर ऑफिसर प्रभु दयाल मीना साहब हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज में। आपका भी बहुत स्वागत है मीना साहब। हमारे साथ स्वामी अग्निवेश हैं, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इसके अलावा आप बंधुआ मजदूरों के खिलाफ, एक तरह से मजदूरी के खिलाफ आपने काफ़ी लड़ाई लड़ी है। इसके अलावा आप राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार और राइट लाइवलीहुड अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका अग्निवेश जी। और हमारे साथ एस ज्योतिका साहब हैं, जो कि प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी जेएनयू में हैं, और आपको हाल ही में डॉक्टर अमर्त्य सेन अवार्ड से नवाजा गया है। आपकी ज़्यादा बड़ी पहचान इस समय ये प्रचलित हो गई है। और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान होंगे, पवन के वर्मा, जो कि लेखक और एक्स डिप्लोमेट हैं, और 20 साल में उनको 15 बेहतरीन किताबें लिखने का अनुभव भी प्राप्त रहा है। हम उनसे भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। ये भारत की चमक है। दुनिया में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एक, सबसे बड़ा लोकतंत्र। लेकिन इसी समाजवादी लोकतांत्रिक गणतंत्र का ये दूसरा चेहरा है। चमक के नीचे घुप अंधेरे की दास्तां, एक शर्मनाक हकीकत। इस सूरत पर गौर कीजिए। पहली बार तैयार हुए विश्व दास्तां सूचकांक के मुताबिक गुलामी के हालात में जीने वाले सबसे ज्यादा लोग भारत में ही हैं। कर्ज लेकर बंधुआ बने, जबरन विवाह और मानव तस्करी के शिकार लोगों की सबसे ज्यादा तादाद यही है। दुनिया में 2,96,00,000 लोग दास्तां के हालात में जीने को मजबूर हैं, जिनमें तकरीबन 1,40,00,000 की आबादी भारत में है। लोगों के बंधुआ बनने या मानव तस्करी का सीधा संबंध गरीबी से है, और गरीबी का भूख से। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट और 2 अन्य गैर सरकारी संगठनों की विश्व भूख सूचकांक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के उन 19 देशों में है जहां भूख की हालत भयावह है। भारत में तकरीबन 21 करोड़ लोग, यानी 17.5% आबादी भूखग्रस्त है। विश्व भूख सूचकांक रिपोर्ट में 10 ऐसे देशों के नाम गिनाए गए जिन्होंने 1990 के बाद से भूख मिटाने की दिशा में सबसे प्रभावशाली प्रगति की। इन देशों में भारत का शुमार कहीं नहीं है। गरीबी और भूख लोगों को अपनी जगह से उखाड़कर रोजी रोटी की तलाश में कहीं और जा बसने को मजबूर करती है। ऐसे आंतरिक प्रवासियों यानी माइग्रेंट्स के बारे में यूनेस्को की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आज लगभग 1/3 आबादी प्रवासी है, यानी 40 करोड़ से ज्यादा लोग जो बदहाली में जीने को मजबूर हैं। आखिर क्यों? ये प्रवासी भारत के जीडीपी में 10% तक का योगदान करते हैं, फिर भी वे प्रशासनिक उपेक्षा के शिकार क्यों हैं? क्यों संकीर्ण राजनीति उन्हें अपने निशाने पर रखती है? ज्योतिका साहब, मैं सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि हाल के दिनों में जो जितने भी डेवलपमेंटल इश्यूज़ आए हैं उसको लेके आप लोगों ने काफ़ी स्टडी किया है।
क्या हमारे देश में गरीबी एक सतत चलने वाली प्रक्रिया बनकर रह गई है? क्यों नहीं आखिर हम 66 सालों में से दूर करने के कोई बड़े उपाय कर पा रहे हैं? अलग अलग ओपिनियन है इस बात पे, इतना कोई सिंपल सवाल नहीं है इसका, सिंपल जवाब नहीं है इसका। कुछ लोग ये कहेंगे कि जो हिंदुस्तान कर रहा है वो काफ़ी हद तक सही कर रहा है, क्योंकि विकास की दर काफ़ी बड़ी हुई है, पहले से ज़्यादा आउटरीच है, गांव तक विकास पहुंच रहा है। किसी भी गांव में चले जाइए आप हिंदुस्तान के कोने कोने में, वहाँ मोबाइल फ़ोन मिलेंगे, लोगों को मालूम है अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, गांव से निकल के बाहर आ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, नीची जाति के लोग अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है सामाजिक संबंधों में। पहले वालों में जिस तरह से पहले कास्ट सिस्टम में जोड़ के रखा हुआ था लोगों को, वो वीकन हुआ है, काफ़ी सारा परिवर्तन हुआ है हिंदुस्तान में। ऐसी बात नहीं है कि बदलाव नहीं हुआ, और काफ़ी रेडिकल बदलाव हुआ है। जिस तरह का समाज इंडिया में हुआ करता था 1950s में, अगर उसको आज के साथ कंपेयर करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। इट हैज बीन ए काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। आप ये कह रहे हैं कि परिवर्तन हुआ है, लेकिन उस क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं हुआ है कि सबकी स्थिति सुधर जाए। मैं आपको शामिल करना चाहूंगी मीना जी, आप उस डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं जो सोशल सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम करती है और उसकी पहचान है। ये जो सोशल सेक्टर के लिए स्कीम्स चलाई जाती है, आपकी तरफ से भी, आपके मंत्रालय की तरफ से भी स्कीम्स चलाई जाती है, उसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ पा रहा है? और हम अगर ताज़ा आंकड़े देखें तो 21 करोड़ लोग अगर आज देश में भूखग्रस्त हैं, तो फिर आप लोगों की मिनिस्ट्री क्या करे? और आप तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को बिलोंग करते हैं। एक तो ये जो 21 करोड़ का आंकड़ा है वो, हाँ। उससे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। दूसरा, गरीबी को दूर करने के कार्यक्रम 70 के दशक से बड़े तेजी से चल रहे हैं और उसमें समय समय बदलाव आया है। अब तो एक रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी नरेगा स्कीम जो है, गारंटी रोजगार की, वो भी एक कानून के रूप में चलाई जा रही है। इसके अलावा आजीविका की योजना है। तो आप ये जो 21 करोड़ वाला आंकड़ा अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जारी किया गया है, आप इससे सहमत नहीं? अगर नहीं सहमत है तो क्या आपके पास कोई नया आंकड़ा है? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं कि 21 करोड़ लोग भूख में हैं, भूखग्रस्त हैं। 21 करोड़ लोग हो सकता है कि अभाव में जिंदगी जी रहे हैं, हाँ। लेकिन उनको भूखग्रस्त करना उपयुक्त नहीं है। अच्छा, ये मेरा विचार है जी। मंत्रालय की जितनी भी, ग्रामीण विकास मंत्रालय की जितनी भी योजनाएं हैं वो सीधी गरीबों से जुड़ी हुई है। जैसे अभी मैंने कहा कि चाहे नरेगा योजना हो, महात्मा गांधी नरेगा योजना हो, या आजीविका की योजना हो, स्व सहायता समूह के माध्यम से लोगों की जीविका उपार्जन के साधन हैं, चाहे जमीन के सुधार के मामले हों, जलग्रहण विकास की योजनाएं हों, और अभी हाल में आपने देखा होगा कि भूमि अधिग्रहण के लिए क्रांतिकारी कानून पारित किया गया है। उसमें विशेष तौर से सबका ध्यान रखा गया, न केवल किसानों का बल्कि जो किसानों की जमीनों पर जीविकों का उपार्जन कर रहे हैं उनका भी पूरा ध्यान रखा गया है। सरकार की ये हमेशा मंशा रही है कि जो इस ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं हैं वो सीधा गरीबों का उसमें हित हो। आप लोग की जो भी योजनाएं हैं, लेकिन जो लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे ये जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट हो जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, लेकिन उसके अलावा भी जो पिछले बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया, उसमें भी बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि हमारे देश में गरीबी बढ़ रही है। हमारे या गरीबी बढ़ नहीं रही है तो कम से कम हम ये नहीं कह सकते हैं कि गरीबी खत्म हो गई है। मैल न्यूट्रिशन यानी जो अभावग्रस्त बच्चे हैं उनकी संख्या 40% से ज़्यादा है, 5 साल के जो अभावग्रस्त बच्चे हैं। ये जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी कह रहे हैं कि दरअसल ये जो आंकड़े आ रहे हैं हम इससे सहमत नहीं हैं, तो फिर आप तो प्लानिंग कमीशन में भी रह चुके हैं, यूनेस्को में भी रह चुके हैं, उस तरह की संस्थाओं में भी काम कर चुके हैं जो आंकड़े इकट्ठा करती है, कमी क्या रह जाती है? देखिए, बहुत सी सक्सेसेस हैं मगर कमियां भी बहुत सी हैं। देश बहुत बड़ा है, हाँ। दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलस देश है, तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है कि कुछ लोग को लगता है कि ग्लास हाफ फुल है, कुछ को लगता है ग्लास हाफ एम्प्टी है। तो जहाँ तक गरीबी के रेखा से नीचे रहने वालों की लोगों की संख्या जो है उसको अगर लेकर के चलें और वो मापदंड एक ही मापदंड रहा है, तो केवल 2004 के बाद आपको जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर हैं, टोटल नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री, उसमें इतनी ज़बरदस्त तौर से कमी आई है कि ये काबिले तारीफ बात है। क्योंकि 2001 सेकंड मेरी पूरी बात सुन लीजिए, 2004 से पहले ऐसा नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था कि टोटल नंबर ऑफ पुअर केम डाउन। ठीक है,
एक तरफ तो वो बात है, मगर दूसरी तरफ अगर आप एक्चुअली एब्सोल्यूट नंबर्स को देखिए कि कितने लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, तो 2004 में अगर 40 करोड़ थे तो 2009-10 में वो 35 करोड़ हो गए और 2011-12 में फिर भी 27 करोड़ तो हैं ही। अरे जिस देश में 20-21% लोग जिनका संख्या हो रही है 27 करोड़, गरीबी रेखा जो एक बड़ी न्यूनतम गरीबी रेखा है, उसके नीचे अगर लोग होंगे तो इसमें क्या ताज्जुब है कि आप सब और हम सब मिलकर के ये शोर नहीं मचाएंगे कि गरीबी कमी नहीं हो रही है। कमी हो रही है, मगर हमको हर समय दिखाई देती गरीबी, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सूचकांक में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो प्रगति होनी चाहिए, उसमें उसकी दर में बहुत कमी रही है, क्योंकि हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया, ना हेल्थ में इन्वेस्ट किया उस तरीके से, ना एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है। जब नहीं इन्वेस्ट करिएगा तो वो होगा जो आप देख रहे हैं कि 30 करोड़ लोग आज की तारीख में 2011 के सेंसस के मुताबिक 30 करोड़ लोग साक्षर भी नहीं है, जी, साक्षर भी नहीं है। जी नहीं, हमारी उस हम जो बात करने जा रहे हैं आज गरीबी के बारे में, दरअसल वो साक्षरता से भी जुड़ी हुई है, हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है, हमारे माइग्रेशन से भी जुड़ी हुई है, हमारे बंधुआ मजदूरी से भी जुड़ी हुई है, और ओवरऑल हमारे सामाजिक सोच से भी जुड़ी हुई है। पवन के वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। पवन के वर्मा जी, आपने एक हाल में किताब लिखी थी, बिकमिंग इंडियन, द अनफिनिश्ड रिवॉल्यूशन ऑफ कल्चर एंड आइडेंटिटी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी संतोष मेहरोत्रा जी ये कह रहे थे कि गरीबी दिखाई ज़्यादा पड़ रही है, उतनी है नहीं। क्या ये आप कहेंगे कि ये गरीबी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, या हमारे सामाजिक सोच में कुछ ऐसी चीज़ रह गई है जो अनफिनिश्ड है? मैं आप ही के इस किताब की भाषा को दोहराना चाहूँगी। नहीं, असल में मेरी एक और पुस्तक है, द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, जिसमें मैंने आलोचना की थी कि मध्य वर्ग जो हमारा है वो और चीजों में बहुत काबिल है, पर कुछ बात जरूर है कि वो अपनी ही दुनिया में इस तरह से सीमित है कि जो तबके उसके नीचे हैं, खास तौर से जो वो तबके हैं जो गरीब हैं, वो ऑलमोस्ट उसको दिखाई नहीं देते। वो समझता है कि उसकी जिंदगी इनसे अलग है, परे है, इसीलिए बड़े बड़े 5 स्टार होटलों के साथ अगर स्लम्स हैं तो जो हिंदुस्तान के कामयाब हैं उन्हें वो दिखाई नहीं देते हैं। और ये शर्म की बात है। मैं आपको बताऊं एक चीज, ये शर्म की बात है कि 60 साल से ऊपर हो गए आजादी को, इतने गरीब, इतने असाक्षर हमारे देश में, इतने बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हैं, ये शर्म की बात है। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? जी, एक कुछ तो ऐतिहासिक कारण है, कुछ व्यवस्था के कारण है, कुछ शासन के कारण है, पर मेरी एक सोच ये है कि सबसे ज्यादा भूखग्रस्त लोग किस क्षेत्र में हैं? अगर आप इसका जवाब दें तो मैं समझता हूं आज भी गांव में कृषि के क्षेत्र में है। जी, अगर कृषि का क्षेत्र सबसे ज्यादा भूखग्रस्त है और वहां पे हर साल दर बढ़ोतरी, द ग्रोथ रेट इज 2 to 3%। देखिए बाकी सेक्टर्स आप देखिए, सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग एट 27%, और सेक्टर्स में बढ़ोतरी है। एग्रीकल्चर कंटिन्यूज टू ग्रो एट 2 to 3%। जी, अगर एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी नहीं होगी तो भूख का क्या होगा? जी, आप सही कह रहे हैं। इस देश को एक दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है। वी नीड अ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। जी, आखिर एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ, जी मैं लौटूंगी आपके पास पवन जी, मैं आपके पास लौटूंगी। आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही है जो जिस पर ज्योतिका जी ने काफी काम किया है, इसलिए मैं आपको इसमें शामिल करना चाहूंगी, फिर मैं अग्निवेश जी के पास आऊंगी। ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ की बात अभी आपने उठाई और ये कहा कि देश में सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है, सरकार की तरफ से भी कई बार इस तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों बार बार निगलेक्ट होता जा रहा है? जो 1980 के दशक में था वो 1990 में नहीं रहा, वो 2000 में नहीं रहा, और अब तो खैर एकदम जीरो लेवल पे पहुंच गया, ऐसा लगता है ग्रोथ। एग्रीकल्चर इतना वो सिंपल भी बात नहीं है, वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अलग अलग रीजन की अलग अलग कहानी है। अगर आप पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और जो कोस्टल आंध्रा या पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात देखें तो वहाँ एग्रीकल्चर में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अभी लोग गाँव में रहना भी नहीं चाहते, गांव से बाहर निकलना चाहते हैं। क्राइसिस कई तरह के हैं। सिर्फ ये कहना कि गांव में लोगों को रखो, एग्रीकल्चर में लोगों को रखो, वो भी होगा नहीं। ऑलरेडी हमारे पास जो
खेती बाड़ी है उसमें से 15, 20, 15, 16% सारा इनकम आता है, उस पे आपके 56, 55% लोग डिपेंडेंट हैं। सो एग्रीकल्चर से लोगों को निकालना भी बड़ा जरूरी है। सिर्फ एक ग्रोथ की बात नहीं है, डेवलपमेंट की बात नहीं है। कई एरियाज में डेवलपमेंट काफी हो चुकी है, जहां ग्रोथ नहीं हुआ वहां पे जनरल ग्रोथ नहीं हुआ, जैसे बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, इन एरियाज में ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत कम हुआ तो है। क्यों तो आप ये infrastructure मानते का हैं कि development क्योंकि नहीं वहां हुआ। पे ग्रोथ नहीं हो रहा था इसलिए गरीबी बढ़ रही थी और इसलिए लोग अपने आप को उससे निकालने के लिए दूसरे सेक्टर्स में चलते गए ताकि अपनी जो है जरूरतें हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं, वहां उसे पे पूरा कर इन्वेस्टमेंट सकें। की बहुत जरूरत है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने के लिए आपको एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। गांव अभी भी पड़े हैं बिहार के एरिया में, अभी भी वहां बिहार में 85% लोग गांव में रहते हैं, जबकि दूसरे एरियाज में 60%, 65% तक नीचे आ गई उनकी परसेंटेज। और ओवरऑल जो रीच रही है अर्बन इकोनॉमी की, वो भी वहां कम रही है। तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट, तो रीजन स्पेसिफिक हमें अप्रोच अपनानी पड़ेगी। पूरे देश को देखिए, आप हिमाचल में जाइए, पंजाब में जाइए, आपको कोई गरीब नहीं मिलेगा। गांव में जाएंगे 2, 4, 10% होंगे भी सही, तो वो भी रिकॉर्ड के तौर गरीबी पे के है। अलग अलग तरह के रूप हैं। स्वामी अग्निवेश जी, आपने हर तरह के रूप और हर तरह की चर्चा सुनी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी को सुना कि कितने बढ़िया स्कीम्स चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी अपनी बातें कह रही हैं। अगर हम अलग अलग तरीके के फोर्स्ड लेबर्स की बात करें तो देश में आज करीब 1,40,00,000 लोग हैं जो ज़बरदस्ती मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, और वो दुनिया की एक तरह से कहें बड़ी आबादी है, तकरीबन हाफ के करीब आबादी है जो देश में किसी न किसी रूप में फोर्स्ड लेबरर के रूप में काम कर रही है, और ये भी एक तरह से गरीबी से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है। अमृता जी, आपने शुरुआत की थी बातचीत में कि 66 साल में हम लोग कहाँ भटक गए, जिसकी वजह से ये सब आंकड़े सुन करके पढ़ करके एक शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कहाँ भटके? हमें मूल सवाल पे जाना चाहिए। इस देश की आबादी, जनता, यहाँ की जलवायु, यहाँ की धरती किसी से कम नहीं है, लेकिन हमने मूल मंत्र जो गांधी जी ने दिया था और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को देकर के कहा था कि जब भी तुम्हें शुरुआत करनी हो विकास की, तो समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति से शुरू करना, बॉटम अपवर्ड्स, न कि ट्रिकल डाउन, न कि परकुलेशन। आज जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं, उसका सारा दारोमदार परकुलेशन की थियरी है। ऊपर वालों को और इतना मोटा करो और इतना उनको भर दो ताकि ऊपर से छलके टपके नीचे गिरे, तो उसमें गरीब बेचारे चाट करके फुटपाथ के ऊपर गुजारा करें। ये मॉडल हमारी सरकारें चला रही हैं। गांधी जी को दरकिनार करके ठोकर मार के अलग कर दिया। गांधी जी ने कहा था अंतिम व्यक्ति का उदय होगा तो पूरे समाज का उदय होगा जी। ये मॉडल नहीं पकड़ा। हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 23 में लिखा है साफ, कोई फोर्स लेबर नहीं होगा जी। 25 साल लग गए आर्टिकल 23 को अमली जामा पहनाने के लिए। कानून लाया गया 1975-76 में, बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट। क्यों लगे 25 साल? नहीं, लेकिन यदि मैं बताना चाह रहा हूं तो कोई वो संवेदना नहीं है। इस देश का शासक वर्ग, इस देश का अभिजात्य वर्ग और खास करके अंग्रेजी बोलने वाला, मैं इन सब के लिए कहना चाहता हूं, एक रूलिंग एलीट है देश के अंदर जो गरीब के प्रति हिकारत की नजर से देखता है जी। और वो रूलिंग एलीट देश में बमुश्किल 20% है, लेकिन 80% जनता जो हो सकता है कि उसमें सारे लोग भूख से ग्रस्त नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अभावग्रस्त हैं, और उनके अभाव का जिम्मेदार कौन है? आपने जो सवाल उठाया उस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिर कहाँ भटक गया हमारा देश, कहाँ भटक गई हमारी नीतियाँ, आखिर क्यों हम आज इस स्थिति में हैं कि हमें इस बात की चर्चा करनी पड़ रही है कि हम नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान से भी कई मामलों में पीछे चलते चले जा रहे हैं सोशल सेक्टर में। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। पवन वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपको देश और विदेश दोनों का अनुभव है, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो अभी जिस चर्चा को स्वामी अग्निवेश ने छेड़ा कि हम दरअसल गांधी जी के आदर्शों से भटक गए और इसीलिए हम आज इस स्थिति में हैं कि 66 साल बाद भी हम अपने देश में गरीबों को लेकर और गरीबी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, और ये हमारे लिए एक तरह से कहें कि शर्म की बात है। नहीं, देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से संवेदनशील महात्मा गांधी थे गरीबों की तरफ, पिछड़े की तरफ, जो लोग हाशिए पे थे, उस आदर्श को तो किसी सरकार ने या किसी नेता ने उस तरह से निभाया नहीं है। ये बात कह दी, इसको दोहराने से कोई फायदा नहीं है। हम एक मौजूदा हालत में हैं।
हालात ये है कि इस देश में तरक्की के बावजूद जो संख्या गरीब की है, जो असाक्षर की है, जो कुपोषित की है, वो दुनिया में कहीं सारे देशों से कुछ हद तक ज्यादा ही है. लार्जेस्ट नंबर ऑफ दोज हु कांट रीड एंड राइट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ द एब्सोल्यूट पुअर एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेलन्यूट्रिशन चिल्ड्रन. ये हकीकत है जी. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं जी. क्या हमारी नीतियां बदल सकती हैं जी. किसी ने बात किया अभी सेक्टर स्पेसिफिक. मैं एग्री करता हूं सेक्टर स्पेसिफिक होना चाहिए. जैसे कि उन्होंने मिसाल दी बिहार की, वहां पे अभी हाल में कृषि में क्रांति हुई है. नालंदा डिस्ट्रिक्ट हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड की पोटैटो और राइस की हाईएस्ट यील्ड पर हेक्टर. एक छोटे से इनोवेशन के साथ सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन, उसका नाम है श्री, उससे प्रोडक्टिविटी में 51% इजाफा हुआ है. तो हमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, कोल्ड स्टोरेज, रोड्स, न्यू सीड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सबका इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तब तक हम कैसे भूख को टैकल करेंगे. जी. दूसरी चीज यह है कि केवल सरकार को समझना कि सारा काम हम ही करेंगे, यह भी एक गलत सोच है. जो सरकारी स्कीमें हैं मीना साहब, वो सरकारी स्कीमें बहुत अच्छी हैं और मुझे तो, मैं गिनने चली तो मैं गिनती ही नहीं कर पा रही थी कि इतनी सरकारी स्कीमें हैं, सैकड़ों की संख्या में. लेकिन आखिर वो सरकारी स्कीमें, और ये कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस और रिपोर्ट बनाने वाली संस्थाएं भी कह रही हैं कि जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक सरकार के पास अच्छी नीतियां हैं, अच्छे कानून हैं, लेकिन वो ठीक तरीके से लागू नहीं हो पाते हैं. आखिर क्यों नहीं सरकारें इसको फोर्सफुली लागू कर पा रही हैं? क्या दिक्कत आ रही है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 70 के दशक से ये सारे कार्यक्रम चले, बीच में कई योजनाओं में कमियां रही, लेकिन आज जो योजनाएं चल रही हैं उनमें सरकार का पूरा जोर रहता है कि पूरी पारदर्शिता रहे. आप देखेंगे कि जितने भी अभी कार्यक्रम चल रहे हैं गाँव में, सीधा जो हितग्राही है उसके खाते में पैसा जाता है. अभी डायरेक्ट कैश सब्सिडी का भी, डायरेक्ट ट्रांसफ़र की भी स्कीम्स चल रही हैं. एक इवोल्यूशन हुआ है 30-40 साल में कि जो कमियां रही उसको नज़रअंदाज करते हुए या उसके कुछ नए कानून बनाते हुए ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जो हितग्राही है उसको सीधा लाभ मिले. अभी आप बता रहे थे कि सबसे बड़ी समस्या मैं जो समझता हूँ हमारे देश की है जनसंख्या, कि हम कितने कार्यक्रम चलाएं, हमारी जनसंख्या हर साल इतनी बढ़ जाती है कि वो कार्यक्रम पे दबाव रहता है. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब मुद्दे जो अभी बात चल रही थी ये सब जुड़े हैं खाद्य सुरक्षा से. खाद्य सुरक्षा जब हमारी, यदि हम उसको सुनिश्चित नहीं करेंगे तो फिर कीमतें बढ़ेगी. आज जो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं कि 100 रुपये के ऊपर प्याज जा रहा है. कि अगर खाद्य सुरक्षा एक हमारा लक्ष्य है, मकसद है, तो मैं फिर से उसी बुनियादी सवाल पे जाऊंगा कि जब कृषि के क्षेत्र में जो प्रोडक्टिविटी, जो ग्रोथ है वो 2 से 3% आज 10, 15, 20 साल से चली आ रही है, वो अब नई हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बन गई है. उसका कारण क्या है? यहां पे विशेषज्ञ बैठे, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या कृषि के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट काफी हुआ है? क्या सिंचाई के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट काफी हुआ है? क्या मिसमैनेजमेंट हुआ है? क्या सिर्फ सरकारी स्कीमें और सब्सिडी ही एक हमारे पास जवाब रह गया है इस समस्या के हल के लिए? कोई नई सोच आई है क्या? जी. ज्योतिका साहब, क्या कोई नई सोच नहीं डेवलप हो रही है कि कृषि को कैसे सुधारा जाए ताकि लोगों का कम से कम पेट तो भरा जाए? हालांकि मेरा ये मानना है कि लोगों का पेट भरने के लिए ना दुनिया में ना भारत में अनाज की कोई कमी नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की कमी. हाँ बिल्कुल, यही बात मैं कहने वाला था. हमें विकास की भाषा बदलनी पड़ेगी. अब जब गरीबी की बात करते हैं तब हमें अमीरी की भी बात करनी पड़ेगी. हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं कि खाना नहीं है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं कि पैसा नहीं है. दिल्ली में देखिए आप, इतना लोगों के पास पैसा, इतना लोगों के पास पैसा है, दिल्ली की दुगनी आबादी बड़े आराम से खुशहाली से रह सकती है. बात यह है कि आपके साथ पास इतनी अमीरी बढ़ रही है, जब तक आप उसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ गरीबी के अलग से बात करते हैं, गरीबी के अलग से बात नहीं की जा सकती. जो हिंदुस्तान का विकास हुआ है 7%, 8%, 9%, कुछ लोग 10% भी गिनाते हैं. सारी दुनिया में हमारी जो एब्सोल्यूट इनकम इतनी बढ़ गई है, दुनिया के जो 500 अमीर लोग हैं उसमें इंडिया का जो प्रोपोर्शन है वो कहीं ज्यादा है जो जितना होना चाहिए. तो पैसा जा कहाँ रहा है? सबसे पहले हमें बात उसकी शुरू करनी पड़ेगी. जो बात मिडिल क्लास की कर रहे थे वो, या जो स्वामी जी ने बात की जो नीचे वाला, तो भाषा बदलनी पड़ेगी. हाँ, भाषा जो है हमारी, एक साइड में तो इतना ज्यादा कंजम्पशन का कल्चर बना दिया हमने, सारी दुनिया भर की चीजें अवेलेबल है. हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग जो मर्जी चाहें खरीद सकते हैं. हमारे बच्चे 20-20 हजार रुपए एक महीने का खर्च कर देते हैं. लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि हमारे को कोई गिल्ट भी नहीं होता.
70-60 की जब बात कर रहे थे तब मध्यम वर्ग को थोड़ा गिल्ट होता था कि देखो जी नेशन बिल्डिंग करनी है, इतने लोग गरीब बैठे हैं। अब जो मध्यम वर्ग है वो तो अपने आप को प्राइवेट कर लिया। हमारे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, हम पढ़ने जाते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं तो प्राइवेट जगह पे जाते हैं, कोई आपको काम चाहिए तो आपकी टैक्सी आ जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज नहीं करते। तो जो बिल्कुल जो इन्फ्लुएंशियल तो तबका अपने है, आपको एक अलग तरह के उपनिवेश में बांध लिया है आपने बिल्कुल मिडिल क्लास बिल्कुल में। उसको बदलना पड़ेगा। जो हम विकास 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 की बात करते हैं ना, विकास का मतलब यही है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, शेयर मार्केट कितनी बढ़ गई, आपका इंटरनेशनल मार्केट में क्या वैल्यू हो गई। अब वो सब आपको छोड़ के किसी ना किसी नए तरीके के वेरिएबल आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, जिसमें आप जो सोशल बात कर रहे थे उसको सेंट्रलिटी देनी पड़ेगी, उसका नया क्वांटिफिकेशन करें, नए तरीके से उसको मापदंड करना पड़ेगा, तब हमारी कॉन्शियसनेस होगी, तब आप फोकस करेंगे। नहीं तो छोटे छोटे प्रोग्राम लेके वो पारदर्शिता करेंगे भी सही तो 1% 2% फर्क पड़ जाएगा, अल्टीमेटली वहीं का वहीं रहेगा सारा समाज। जी, तो हमारे समाज को भी कुछ आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है स्वामी अग्निवेश जी। मैंने शुरुआत की जो बात कही थी कि नीचे के व्यक्ति जो गरीब से गरीब हैं उनके विकास को यदि हम सबसे पहले ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जितनी बातें हैं उन पर ईमानदारी से अमल हो जाए। मैं कोई नया एजेंडा नया मैनिफेस्टो नहीं मांग रहा। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारत का संविधान कहता है उसकी समीक्षा कर लीजिए। वही सोशल इंडिकेटर्स हैं सारे के सारे जिस पर हम बुरी तरह से फेल हुए हैं। और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि वे आउट क्या है, रास्ता क्या है। आप हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कह रहा मिनिमम वेज की बात नहीं कहता, वो लिविंग वेज की बात कहता है। भारत के निर्धनतम जो गरीब से गरीब पत्थर तोड़ने वाले खदान मजदूर जिनके बीच मैं काम करता हूँ, ईंट भट्टा मजदूर, जिनके लिए भगत सिंह ने कहा था कि जिस दिन भारत में मकान बनाने वालों का मकान बन जाए तब समझना भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले मत समझना। जी। ये कसौटियाँ दे रखी हैं हमारे महापुरुषों ने। लेकिन आज यदि हम देखें कि उनकी मजदूरी कितनी है, जिसको मिनिमम वेज कहा जा रहा है, जिसकी वजह से ये बॉन्डेड लेबर 1,40,00,000 तो वो आंकड़ा बता रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो कई गुना ज़्यादा है। लेकिन मिनिमम वेज आप देखेंगे तो हमारा मनरेगा में जो हमारी ये सरकार दे रही है वो 100 रुपये 150 रुपये दे रही है, वो भी नहीं मिल रहा है लोगों को। खुद सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि 43 रुपया एवरेज में मिनिमम वेज मिल रहा है, 43 रुपीज़। मैं पूछना चाहता हूँ, आज 5वां वेतन आयोग के बाद 6वां वेतन आयोग लागू हो गया, सरकार ने 7वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी। ऊपर वाले ये जो सो कॉल्ड मिडिल क्लास के लिए, जिसमें हमारे ये प्रोफेसर और सब लोग आ जाते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन मिनिमम वेज के ऊपर एक वेतन आयोग, एक वेज कमीशन एक भी क्यों नहीं बना 60 सालों में कि न्यूनतम इतना होना चाहिए। कम से कम एक इंसान को बाइज्जत जिंदा रहने के लिए कम से कम इतना चाहिए। ये क्यों नहीं बन पा रहा आज तक, मैं पूछना चाहता हूँ। जमीन और आसमान का अंतर क्यों है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स 1,93,000 हैं हिंदुस्तान में, 1,93,000। उनकी आमदनी और उनके जायदाद को देखिए, और नीचे करोड़ों करोड़ों लोग कीड़े की तरह बिलबिला रहे हैं, उनकी जिंदगी देखिए। और फिर आप सोचेंगे कि हम कोई मैजिक फार्मूला ले आए, नहीं हो सकता। मेरा सीधा ये कहना है कि मिनिमम वेजेस को लिविंग वेज में बदलिए, डिसेंट वेज की तरफ ले जाइए, डिसेंट वर्क की तरफ ले जाइए। साथ ही साथ शराब को सरकारों के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए कि शराब बेच के तुम मुनाफा नहीं कमाओगे। शराब से बर्बाद कर रहे हैं गरीब को, तो कुछ मिलता नहीं मेहनत का, ऊपर से शराब की दुकान खोल के उसकी शाम तक की कमाई को बटोर लेते, छीन लेते और उसके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ शराब सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे समाज का। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आपने जो सुझाव दिया है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कम से कम इस बात पर जरूर गौर किया जाएगा कि मिनिमम वेज तय करने के लिए भी सरकार गंभीरता से सोचे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के हाल ही में आए आंकड़े की, जिसके मुताबिक देश में 21 करोड़ लोग भूखग्रस्त हैं और गरीबों की संख्या का आंकड़ा तो कहना ही मुश्किल है। उसके अलावा मेल न्यूट्रिशन वाले जो आंकड़े हैं वो भी बताते हैं कि 40% से ज़्यादा बच्चे 5 साल से कम उम्र के मेल न्यूट्रिशन हैं, यानी कुपोषणग्रस्त हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें मिलकर गरीबी को बढ़ाती हैं। ये सभी इंडिकेटर्स यही शो करते हैं कि गरीबी है हमारे देश में, और उसकी वजह से या तो पलायन होता है या लोग गुलामी करने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन जो सवाल इन्होंने उठाया था अभी कि अगर हमें कोई सोल्यूशन निकालना है
तो हमें अपने देश में जो खाई बढ़ रही है अमीरी और गरीबी की, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की, उस खाई को दूर करना है। और उस खाई को दूर करने का एक छोटा तरीका ये भी हो सकता है कि हम अपने यहाँ जो मिनिमम वेजेस की बात इन्होंने उठाई उसको तय करें। आप क्योंकि रोजगार वाले सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए आप उसका जवाब देना चाहेंगे? जी, मैं स्वामी जी की बात से कुछ हद तक तो सहमत हूँ, मगर मैं स्वामी जी के साथ कुछ आंकड़े शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा संस्थान नेशनल सैंपल सर्वे के डेटा पर काम करता है और लगातार काम करता है। तो डेटा वो ये बता रहा है कि 2004-05 से पहले रूरल वेजेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, बिल्कुल फ्लैट थे रूरल वेजेस। मगर 2004-05 के बाद से रूरल वेज रेट्स में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई और काफी तेजी से हुई है। मनरेगा की वजह से? सिर्फ उसकी वजह से नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ। मनरेगा एक कारण था उसका, मगर उसके कई और कारण, क्योंकि ढांचागत निवेश की वजह से, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की वजह से, और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, चाहे वो ग्रामीण इलाके में हो चाहे शहरी इलाके में हो, इतना निवेश हुआ कि कृषि में काम करने वाले मजदूर कृषि छोड़ करके बड़ी भारी संख्या में कंस्ट्रक्शन लेबर में काम करना क्यों कर रहे थे, क्यों छोड़ रहे थे? क्योंकि वहां पे आमदनी नहीं, आमदनी ज्यादा थी। नहीं, एक तो वहां आमदनी बढ़ नहीं रही थी। वो मैंने आपसे कहा कि 2004 से उसके बाद कंस्ट्रक्शन लेबर का जो वेजेस हैं, मजदूरी है, काफी तेजी से बढ़ी है। अगर बढ़ी ना होती और रियल टर्म्स में बढ़ी ना होती तो आपको ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी दिखी है, जिसकी वजह से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की भारी संख्या में कमी आई है, वो न दिखती। तो आप मैं बार-बार ये दिखा रहे हैं कि भारी संख्या में कमी आई है, लेकिन जो आंकड़े बता रहा हूं मैंने ये आंकड़े नहीं बनाए, नेशनल सैंपल सर्वे बता रहा है। तो अगर देखिए, एक डायनामिक है, एक प्रक्रिया, ये प्रक्रिया हमारे देश के लोगों को समझना जरूरी है अगर हम इस प्रक्रिया के और बढ़ाना चाहते हैं। जी देखिए, असल में इससे किसी को ऐतराज नहीं है कि लोगों की गरीबी कम हुई है, इससे किसी को ऐतराज नहीं है कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है और नौकरियां बढ़ी हैं। नौकरियां बढ़ी है कि नहीं, इस पे आगे कभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये जो डिस्पैरिटी है जिसका जिक्र आपने किया, कि जो अमीर हैं उसको बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हैं, जो 10-20% लोग हैं उनके पास इतने पैसे हैं कि वो दुनिया की एक पैरेलल इकोनॉमी भारत में चला सकते हैं। वैसी चीजें, और उसके मुकाबले में हमारे जो गरीब हैं उनके लिए वो सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध हो रही? जो ट्रिकल डाउन थ्योरी की बात कही जा रही थी वो सफल नहीं हो पा रही है। तो हमें कोई नई थ्योरी क्यों नहीं मगर देखिए, यहाँ थ्योरी की बात नहीं, इसीलिए मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ कि एक नई प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसकी वजह से आपको यह दिख रहा है कि सिर्फ कंजम्पशन ही नहीं बढ़ रहा, सिर्फ वेजेस ही नहीं बढ़ रही हैं, उसके संग संग कृषि के बाहर नौकरियां बढ़ रही हैं, उद्योग में बढ़ रही हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ रही हैं, सर्विसेज में बढ़ रही हैं। और वो कौन लोग खरीद रहे हैं ये नई चीजें? जो देखिए हो क्या रहा है, जब वेजेस बढ़ती, सुन लीजिए मेरी बात, मैं एक सेकंड बाद में 2 सेंटेंस माफ करिएगा आपसे कि आप इतने बड़े पूरी कर पाया तो आप पूछ कैसे लीजिएगा? हैं, भारत के अंदर एक रैशनल नेशनल वेज पॉलिसी क्यों नहीं है? देखिए, नेशनल वेज पॉलिसी होने का इतने बड़े देश में कोई मायना नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको लागू कौन करेगा? स्वामी जी, ये भी तो सोचना है हमें। क्या हम राज्य सरकार पे निर्भर रह सकते हैं कि वो उसको लागू किया? राज्य सरकार, अगर राज्य सरकारें सरकारी नौकरियों के लिए और तमाम योजनाओं को लागू कर सकती हैं, तो फिर इसको कहाँ लागू कर पा रही हैं? बहुत अच्छी तरीके से, ये तो सबको मालूम है। जो आप अपनी पॉलिसी तो ले डाउन कीजिए, पॉलिसी ले डाउन कीजिए और ये कहिए कि नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर के बीच में 1 और 10 से ज्यादा का फर्क नहीं होगा। नहीं, एक और भी बात है ना, मोबिलिटी हो रही है, लोग गांव से निकल के शहर में जा रहे हैं, खेती से निकल के नॉन खेती में जा रहे हैं, लेकिन जा कहाँ रहे हैं? इतना इनसिक्योर इनफॉर्मल इकोनॉमी है, और वो हालांकि पैसे उनको पहले से ज्यादा मिलते हैं, लेकिन उनकी वल्नरेबिलिटी जो है वो पहले से बढ़ जाती है। आपने एक 2 अलग तरह से इकोनॉमीज बना दी थी, डुअलिस्टिक मॉडल है हमारा, एक अमीर का देश है, दूसरा गरीब का देश है। गरीब के देश के लिए आप अलग से पॉलिसी बनाएंगे, अमीर के देश के लिए आप अलग से सोचेंगे। अमीर अपने लिए सोचेगा, गरीब के लिए सरकार सोचेगी। ये जो है ना, जिस तरह से हमने डिवाइड करके रख दिया है, गरीब की भाषा जो है बदलनी पड़ेगी। हमारे यहाँ गरीब नहीं है, नागरिक है। जब तक आप उनको नागरिक नहीं मानोगे तब तक आप उनके बारे में सोचोगे नहीं जैसा आप अमीर के बारे में सोचते हैं। जब तक दोनों बच्चे एक स्कूल में नहीं जाएंगे, गरीबी इस दुनिया में, इस देश में इंस्टीट्यूशनलाइज होगी। गरीबी की जरूरत है हमारे को।
हमारा जो अमीर आदमी है वो चाहता है कि गरीबी पन पे यहाँ पे, इस गरीबी का कभी इलाज नहीं होगा, चाहे उनका मिनिमम वेज 300 रुपए कर दीजिए, 500 रुपए कर दीजिए, लेकिन गरीब को आप पहले आपने परिभाषित गरीब कर दिया। जब तक आप ये नहीं कहेंगे वो नागरिक है, मैं भी नागरिक हूँ, किसी ना किसी लेवल पे हम दोनों इंसान हैं, और उस लेवल पे उनका भी उतना ही हक है। जो हॉस्पिटल आपने बना रखा है 5 स्टार में, वो भी श्रीलंका एक्सेस कर ने सके। एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया, अपने देश में एक जैसा सबके लिए समान स्कूल की व्यवस्था करके वहां पर एजुकेशन की व्यवस्था ठीक की, और उससे उसका जो सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा, और लोग आज भारत के मुकाबले वहां पर ज्यादा सोशली सिक्योर्ड हैं। और वो अमेरिका आज जैसा देश, अब अमेरिका जिसको हम पूंजीवादी मानते हैं, जी। कोई गरीब आदमी जब इसको जख्म होता है, एक्सीडेंट होता है, किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, उसको बना नहीं कर सकता हॉस्पिटल, उसको इमीडिएटली एडमिट करके फ्री में इलाज देना पड़ेगा। वहां के जो स्कूल हैं, इतने अच्छे स्कूल और सबके लिए बराबर स्कूल हैं। हम पूंजीवाद की तो बात करते हैं, लेकिन हम जब बेसिक चीजें होती हैं, इंसानियत की चीजें होती हैं, सिटीजनशिप की चीजें होती हैं, उनके बारे में कोई डिस्कस नहीं होता। गरीब की भाषा दे के तो बड़ा आसान है अमीर के लिए। हम जो जरा है इजाजत गरीब तो के लिए दीजिए। अलग और अमीर के लिए अलग पॉलिसी जो बना रहे हैं, क्या ये हमारे देश में एक दूरियां बढ़ाने का काम कर रही है? देखिए, सीधी सीधी बात है, मुझे इस देश में अमीरों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि गरीब नागरिक है। वो नागरिक है, और जो अमीर तबका है या अभिशप्त तबका है, जो पॉलिटिकल क्लास है, उनको उनके वोटों से जीत करके पावर में आती है। मैं आश्वस्त हूं और मुझे विश्वास है कि जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें त्रुटियों के बावजूद अल्टीमेटली बैलेट बॉक्स विल गिव टू द पीपल व्हाट द एस्टेब्लिशमेंट विल नॉट गिव। इस बात को याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। हम उनके चैरिटी पर, उनके देन पर नहीं निर्भर रह सकते गरीब इस देश में। दूसरी चीज मैं आपसे संक्षिप्त बात कहना चाहता हूं। बातें बहुत होती हैं, जब भी ऐसी चर्चाएं होती हैं सब लोग एक दूसरे की आलोचना करते हैं। हकीकत यह है, दो चीजों की खास जरूरत है, और उसके लिए पब्लिक प्रेशर बढ़ाना चाहिए। जो मिडिल क्लास के युवा हैं उनको भी, और जो तबके हैं उनकी तो खैर जरूरत है ही है। वो दो चीजें ये है, हमें इस देश में एक सेकंड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए, और दूसरा हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ोतरी करनी होगी। होता क्या है कि लोग कृषि के क्षेत्र से निकलते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती, वो शहरों में आकर के या तो स्लम्स में रहते हैं या उसी गरीबी हालत में रहते हैं। जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जी, क्या पवन जी आप ही की बात से एक सवाल मेरे मन में आया है, मैं उसको पूछना चाहती हूँ। वो ये कि क्या हम लोगों ने इन पिछले 20-25 सालों में, यानी नव उदारीकरण के दौर में, जो छोटे उद्योग थे, जो लघु उद्योग थे, उनको खत्म करने की भी एक जो प्रक्रिया चलाई और बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया, उसकी वजह से भी ये समस्या आई कि अब जो लोग वहाँ से, मतलब छोटी छोटी जगहों से निकलकर महानगरों में, नगरों में चले आने लगे, और जो बिहार जैसे या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं वो पिछड़ते चले गए। नहीं, मैं नहीं समझता कि जी, और उसका उपाय क्या हो? कि जो 1991 के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, आर्थिक उदारीकरण हुआ है, उससे स्मॉल स्केल सेक्टर खत्म हुआ है। आज भी मैं समझता हूं 50% के लगभग उसकी कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। ये नहीं हुआ है। हाँ, जरूर ये फायदा जरूर हुआ है, मैं इसको कबूलता हूं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद ज्यादा फायदा मध्य वर्ग और ऊपरी तबकों को हुआ है, और उसके बनस्पत जो उनके नीचे के तबकों उन तक बात नहीं पहुंची है। अब इस दौर में हमें यह देखना है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स 8, 9, 10% बढ़ रही हैं जी, उनका मायने क्या है अगर गरीबी कम नहीं हो रही है जिस मात्रा में हम चाहते हैं? यही तो सवाल मैंने शुरुआत में उठाया था, लेकिन आप उनके आंकड़ों से सहमत नहीं है जो उन्होंने कहा? नहीं, ऐसा नहीं है, योगदान है। हाँ। मगर दिक्कत ये है कि जो हमारे लघु उद्योग हैं वो नौकरियां तो दे रहे हैं, मगर उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी कम है कि वो उनमें विकास नहीं होता, उनमें ग्रोथ नहीं होती, तो उस तेजी से नौकरियां नहीं दे पा रहे जैसे जापान में हुआ, चाइना में हुआ, कोरिया में हुआ, क्योंकि वहां लघु उद्योगों को इस तरीके की छूट दी गई कि वो मध्यम उद्योग बन सकें, बड़े उद्योग बन सकें। हमारे यहाँ
क्योंकि हमने रिजर्वेशन की पॉलिसी 800 प्रोडक्ट्स हमने रिजर्व कर दिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, तो वो छोटे ही बने रहना चाहते हैं, बल्कि बड़े बड़े उद्योगपति छोटी छोटी कंपनियां बना करके उस सारे टैक्सेस और उन सारे फायदों का फायदा लेते हैं, जिससे न गरीब का फायदा हो रहा है ना अमीर का फायदा हो रहा है। क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए, जैसे ज्योतिका साहब सही कह रहे थे कि लोग एग्रीकल्चर छोड़ रहे हैं और नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स ढूंढ रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, मगर उनके लिए अगर नौकरी नहीं होगी और उद्योग में नौकरी नहीं होगी, सर्विसेज में नौकरी होगी और तेजी से नहीं नौकरियां बढ़ेंगी, तो ये विकास की दर में और जो इंक्लूसिव ग्रोथ की हम सब बात करते हैं वो नहीं होगा। खुशी की बात यह है कम से कम पिछले 2-3 साल के आंकड़े ऐसे ये बता रहे हैं कि नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट की में काफी तेजी आई है, और वो उन्हीं प्रोडक्ट्स में तेजी आई है जो गरीब खरीद रहा है, क्योंकि गरीब की आमदनी बढ़ी है, रूरल वेजेस बढ़ी हैं, वो आमदनी बढ़ने की वजह से वो चीजें कंज्यूम कर रहा है जो लघु उद्योग बनाते हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है कि रोजगार बढ़ा है, आमदनी बढ़ी है, फिर भी कमी ये है कि लोगों के भूख की समस्या, गरीबी की समस्या अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, और दुनिया में कई बार जब आंकड़े आते हैं तो हमें शर्मसार होना पड़ता है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं वो सवाल जवाब करेंगे आपसे। और अब सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सरकार कोई ऐसी क्यों नीति नहीं बनाती है, सख्त से सख्त नीति क्यों नहीं बनाती है जिससे कि बाल मजदूरी को रोका जाए और गरीबी को मिटाया जाए? जी, मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब दें अग्निवेश जी। देखिए, बाल मजदूरी रोकने का सबसे कारगर उपाय है सब बच्चों के लिए अनिवार्य और अच्छी बराबर शिक्षा। जो ज्योतिका साहब कह रहे थे, एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था आज कीजिए, और कल सुबह आप देखेंगे हिंदुस्तान का गरीब से गरीब भी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजने के लिए छटपटा रहा है, वो भेजेगा, और कोई बच्चा उपलब्ध ही नहीं होगा कहीं पर मजदूरी करने के लिए। लेकिन हमने शिक्षा को इतने परत दर परत बना रखा है कि गरीब बच्चों के लिए नंबर 1 तो सरकारी स्कूल छोड़ रखें, वहाँ पर बैठने के लिए फटी टाट भी नहीं है, और अमीर बच्चों के लिए आप बिल्कुल लैपटॉप और दुनिया भर की चीज़ें मुहैया करा रहे हैं। कहने का मतलब है गरीब और अमीर का जो फासला है वो छोटे से छोटे बच्चे की ज़िंदगी में झलक रहा है जी। वो फासला मिटाना पड़ेगा शिक्षा के मामले में। समता मूलक शिक्षा जब आएगी देश के अंदर, कोई बच्चा बाल मजदूरी का शिकार नहीं होगा जी। ये तरीका है। मैम, मैंने ये सभा पे देख रहा हूँ कि मैं आंकड़े बहुत हैं, नीतियाँ बहुत हैं और सुझाव भी बहुत हैं। मैं आप सभी लोगों से, मैं अपने आप से भी यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैंने एक दैनिक भास्कर पे एक सुविचार आता है, वो मैंने पढ़ा था, अगर मैं समस्या का समाधान नहीं तो जाहिर सी बात है मैं ही समस्या हूँ। बातें करने से कुछ नहीं होंगी, बात है इम्प्लीमेशन की, और सभी प्रॉब्लम का समाधान तभी हो सकता है जब हम बेहतर क्रियान्वयन करें। बहुत सारे सवाल हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है, तो जवाब क्या होना चाहिए? नहीं, जवाब है, ऐसी बात नहीं है कि हमने आगे प्रोग्रेस नहीं किया। आज हम ये बात कर रहे हैं, इस तरह के हमारे एक तरह की विचारधारा बदल रही है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, तभी बदलाव होगा। जब तक बात ही नहीं करेंगे तो बदलाव फिर डिक्टेटरशिप के अंदर होगा। जब तक हम उसके बारे में जागरूक नहीं होंगे, हमें मालूम नहीं होगा कि इस पॉलिसी का ये नुकसान हो सकता है, ये फायदा है, तब तो फिर डिक्टेटरशिप होगी। अगर हमें एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनानी है, एक समाज बनाना है जिसमें हर कोई नागरिक है, हर किसी के हक हैं, तो उसमें ये बातें सब करनी पड़ेंगी। इसकी बहुत जरूरत है। ये बात नहीं है कि हम समस्या हैं, हो सकता है कि हम भी समस्या का हिस्सा हैं क्योंकि हम उसी समाज में बड़े हुए हैं, लेकिन सोच के ही उसका हल निकाला जा सकता है। हम ही उसका हल हैं और हमें ही कोई निकालना पड़ेगा। और हम ही, जैसे वो बात कर रहे थे वोट डालने की, जब जाते हैं सरकार को तो हम चूज करते हैं। हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, इसमें डेलिब्रेशन का प्रोसेस और बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो भी गलत करता है वो पकड़ा जाए वहीं का वहीं। और ये हमारे समाज में काफी विकास हो रहा है, काफी बदलाव हुआ है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम नीचे ही जा रहे हैं, तो जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। जी, आप सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भारत में गरीबी है, ये दैवीय है या मानवीय है? जो भी सरकार योजनाएं चलाती हैं वो वास्तविक उपभोक्ताओं तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि बीच में सटोरिये जो है उसको लपेट लेते हैं, और आते आते जो है वास्तविक जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाती। इसके लिए क्या कड़ा से कड़ा प्रावधान पहुंचाने के लिए आप लोग डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना चला रहे हैं, उसके अलावा और क्या क्या करेंगे? नहीं, मैंने बताया कि पारदर्शिता हर स्तर पर अपनाई जा रही है। देखिए, संविधान में संशोधन करके पंचायती राज को और एम्पावर किया गया है। आज ये सारे काम जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, ग्राम पंचायतें कर रही हैं, पंचायत समितियां कर रही हैं, जिला पंचायतों को पूरा अधिकार दिया गया है, और उसमें सब जन भागीदारी से काम हो रहा है। जितना हम जनता को इसमें इन्वॉल्व करेंगे उतनी ही ये योजनाएं अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होगी। जी, आप सवाल पूछिए। जो अभी निचले तबके के कृषक है, अक्सर मतलब जो भी माइग्रेशन हो रहा है शहरों में, जो मतलब गांव से हो रहा है, जो
भूमिहीन कृषक है, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? भूमि सुधार हमारे देश में लागू हुआ सन 60 के दशक से, और भूमि सुधार में ये कोशिश की गई थी कि जो ज़मीनें, जिनके पास अधिक ज़मीनें हैं, सीलिंग अधिनियम लाके उस ज़मीनों को गरीबों में बांटा जाए। और कालांतर में काफ़ी ज़मीनें, सरकारी ज़मीनें और जो सीलिंग से भूमि निकली वो गरीबों में बांटने की कार्रवाई चली। ये अलग बात है, कई बार उनका कब्जा अभी भी बड़े लोगों के पास बना हुआ है। दूसरा, जो छोटे किसान हैं, सीमांत कृषक हैं या जो लघु कृषक हैं, उनके लिए अनेक योजनाएं हैं, हर कार्यक्रम में उनके लिए सब्सिडी है। और जो भूमिहीन मजदूरों की जो आप बात कर रहे हैं, वो गांव के गांव में ही काम करते हैं, उसी लिए नरेगा का जो एक्ट बनाया गया, उसके अंतर्गत वो लोग काम करते हैं। अभी आपने सुना होगा कि जब से नरेगा चला, रोजगार गारंटी की योजना चली, एक कानून बना, तब से कृषि में भी मजदूरी की दर बढ़ी, तो उससे सीधा फायदा जो भूमिहीन मजदूर हैं आखिरी सवाल उनको हुआ। लेंगे, आखिरी सवाल लेंगे। गवर्नमेंट कहती है कि गरीबी है, बट गरीबी में मेन तो मुद्दा आता है कि पॉपुलेशन के लिए क्या किया जा रहा है? कुछ भी नहीं। गांव में तो हॉस्पिटल तक नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वो अपनी ट्रिप जा रहे, अपना घूमने जा रहे, बट उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं लगती कि गवर्नमेंट कुछ करे जिससे वो पॉपुलेशन कम हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं किया जा रहा है। गरीबी में मेन पॉपुलेशन भी मुद्दा रखा जाता है। जी देखिए, पॉपुलेशन, सिर्फ पॉपुलेशन एक समस्या नहीं है। आपने बिल्कुल सही, नहीं, मैं आ रहा हूं, आपके सवाल पे आ रहा हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पॉपुलेशन है उस पे हम, उसके स्वास्थ्य पे हम क्या खर्चा कर रहे हैं, उसकी शिक्षा पे क्या खर्चा कर रहे हैं। और दिक्कत यही है कि ऐतिहासिक रूप से भारत और राज्य सरकारों ने खास तौर से स्वास्थ्य पर बहुत कम खर्च किया है और आज भी बहुत कम खर्च कर रही है। ऊंचे तबके के लोग तो प्राइवेट सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज ले लेते हैं, गरीब को भी लेना पड़ता है मजबूरी में। दिक्कत यही है, क्योंकि अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं होगा, पब्लिक हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, डॉक्टर्स नहीं होंगे, नर्सेज की कमी होगी, तो लोअर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास नहीं जाएगा सरकारी अस्पताल, उसको भी जेब से खर्च करना पड़ता है। दिक्कत यही है। मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं। अग्निवेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे? मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, जिस उम्र में आप हैं, आप केवल सवाल पूछ करके बैठे मत रहिए, मुट्ठी बंद कीजिए, दांत पीसिए और अपने हाथ में ये संकल्प लीजिए अपने दिल दिमाग में कि इस व्यवस्था को हम बदलेंगे। ये गैर बराबरी, विषमता इंसान और इंसान के बीच में चौड़ी खाई होती चली जा रही है। और इसलिए मेरा आपसे आह्वान है, एक तन पर सोने के तार खींचे, एक तन पर सूत का तार नहीं। इसलिए बगावत करते हैं, ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। ये संकल्प लो, हम मंजूर नहीं करेंगे इसको। पूरे एकड़ में बनी हवेली, पूरे एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले 2 प्राणी, और दूसरी तरफ 10 हाथ का घर, 10 रहते हैं, सो सकते पैर पसार नहीं। इसलिए बगावत करते हैं, ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। स्वामी जी से आखिरी सवाल। स्वामी जी से मेरा एक क्वेश्चन है कि जो NGOs या फिर आप लोग जो मूवमेंट या फिर प्रोटेस्ट जो करते हैं, अगर हम एक बेसिक लेवल पे देखें, जो प्राइमरी स्कूल्स है हमारे यहाँ, ग्रामीण लेवल पे, शहर लेवल पे जो प्राइमरी स्कूल है, आप उनके लिए क्यों नहीं मूवमेंट अपना कोई स्टार्ट करते हैं? आपको कोई मूवमेंट स्टार्ट करना है, कोई भी NGO, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, बट कोई भी NGO है, कोई भी सामने आती है, वो एक अपना इंस्टीट्यूट डाल देती है वहाँ पर। लाइक उन्होंने कहा प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने अपना एक संस्था खोल दिया। बहुत सही कहा आपने। जिस दिन भारत के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए कानून बनेगा कि तुम्हारे अपने बच्चे तुम्हारे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, जिस दिन डॉक्टरों के लिए ये कानून बनेगा कि तुम्हारे अपने घर के परिवार के लोगों का इलाज तुम्हारे सरकारी अस्पताल में ही होगा, और पूरी सरकार के लिए, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे चपरासी तक, इनके लिए सरकारी स्कूलों में ही अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा और सरकारी अस्पतालों में ही अपना इलाज कराना पड़ेगा। और नहीं करा सकते, प्राइवेट में कराना चाहते हो, शौक से कराओ, कुर्सी छोड़ दो। जी बिल्कुल, उस दिन देखना है सब कुछ बदलेगा। तो इस प्रोग्राम में स्वामी अग्निवेश जी ने कई तरह के उपाय बताए। जाते जाते मैं एक सवाल जरूर पवन जी आपसे करना चाहती हूं कि अब आज़ाद भारत में हम नहीं चाहते हैं कि गुलामी या गरीबी एक सतत प्रक्रिया के रूप में चलती रहे। इसे खत्म करने के लिए अगर 4 उपाय आपसे पूछना चाहूं तो वो क्या होंगे? नहीं, मैंने तो बताया कि मुझे तो आस्था और विश्वास, उसमें बहुत सी खामियां हैं, बहुत से सुधार बाकी हैं, पर मुझे विश्वास है हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में, जिसमें गरीब मजदूर, गरीब किसान, गरीब आम आदमी को कम से कम
ये आश्वासन तो है कि वो जब अपना वोट डालने जाता है तो नीतियां बदल सकता है अगर सामूहिक रूप से, लेकिन मुश्किल ये है पवन जी, मुश्किल ये आप है इसका कि इंतजार मत आप कीजिए। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, दरअसल उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते हुए 66 साल हो गए, गरीबी अभी उस तरह से खत्म नहीं हुई। आम आदमी के हाथ में वोटिंग का अधिकार है, लेकिन वो इतना जागरूक नहीं है, वो इतना शिक्षित नहीं है कि उसे नीतियों के बारे में ठीक तरीके से पता हो, और इसलिए वो बार बार गलतियां कर बैठता है। यह आप न समझें, पिछले 50-60 साल में जो हमारा नागरिक है, जो वोटर है, उसमें भी परिवर्तन आया है, तब्दीली आई है। अब वो जागरूक है और मेरी उम्मीद है और मेरी ये प्रार्थना है और मेरी सोच है कि वो और जागरूक होगा। मुझे कोई विश्वास नहीं है जी कि जो अभिशप्त तबका है वो अपने आप स्वतः गरीबों के लिए इस देश में जिस मात्रा में होना चाहिए वो कार्य करेगा। जब जिनको जरूरत है वो मांग करके वो चीज लेंगे लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा या पब्लिक प्रेशर द्वारा, तब परिवर्तन आएगा, ये मेरा मानना है। उसके साथ साथ मैंने जो सुझाव दिए थे कि एक दूसरी हरित क्रांति और एक मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन, डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी एंड हंगर। जी, तो आज की चर्चा को अदम गोंडवी की एक पंक्ति से मैं खत्म करना चाहूंगी, जो उलझ कर रह गई फाइलों के जाल में, गांवों तक वो रोशनी पहुंचेगी कितने साल में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।